सुप्रभात छात्रों। आज हम व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं चित्र वर्णनम। अर्थात आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखते हुए मन में कल्पनाएं करके कुछ वाक्यों की पूर्ति करनी है, वाक्य निर्माण करना है। इसके लिए आपको कुछ सहायक शब्द भी दिए जाएंगे जो मंजूषा में दिए जाएंगे। जैसे प्रश्न इस प्रकार होगा, अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा। अब बहुत सारे चित्र हैं तो ये लिखा हुआ होगा, और एक ही चित्र होगा तो अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च चित्वा संस्कृते पंचवाक्यानि रचयत। अब इस मंजूषा में आपके लिए 5 या 5 से ज़्यादा शब्द होंगे, लेकिन वाक्य आपको 5 ही बनाने हैं शब्दों की सहायता से और इस चित्र को देखते हुए। अब हम चित्र देखते हैं तो हमें नज़र आता है यह किसी के जन्मदिन का दृश्य है। जन्म दिवस मनाया जा रहा है, काफ़ी सारी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, एकत्रित है, रंग बिरंगी टोपियाँ धारण कर रखी है और साज सज्जा भी कमरे की गई है। सामने केक रखा हुआ है और बच्चे काफ़ी खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और इन्हीं से संबंधित शब्द मंजूषा में भी दिए गए हैं, जैसे जन्म दिवसः, बालाः यानी बालक, प्रसन्नाः यानी प्रसन्न, करतल ध्वनिम यानी ताली, मनोरंजनम यानी वे अपना एम्यूज़मेंट कर रहे हैं, वायुगोलकाः अर्थात गुब्बारे, अस्ति यानी है, और खादंती का अर्थ है खाते हैं। तो इनमें से कोई भी 5 शब्द, या एक वाक्य में आप 2 शब्द 3 शब्द भी ले सकते हो। वाक्य केवल हमें 5 बनाने हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य इस चित्र से संबंधित हो और इस हर वाक्य में इनमें से कोई ना कोई शब्द अवश्य आना चाहिए। शब्द की आप विभक्ति भी परिवर्तित कर सकते हो, जैसे कि यहाँ बाला लिखा है तो आप एकवचन में भी लिख सकते हो बालः। जन्म दिवस को षष्ठी विभक्ति में लिख सकते हो जन्म दिवसस्य। तो विभक्ति परिवर्तन संभव है, वो किया जा सकता है, लेकिन शब्द आना चाहिए और इस चित्र से संबंधित ही वाक्य होने चाहिए। जैसे जन्मदिन का है तो जन्मदिन संबंधित वाक्य बनेंगे, यूँ नहीं हम इसमें दूसरे वाक्य बना दें। तो चित्र को देखें ध्यान से और फिर इन वाक्यों को वाक्य निर्माण हम करते हैं। और वाक्य निर्माण में भी हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य एकदम सरलतम होना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं हमें इसका निर्माण करना है। जैसे पहला वाक्य बनाया गया है, अस्मिन् चित्रे एकस्याः बालिकायाः जन्मदिवसः अस्ति, यानी इस चित्र में एक बालिका का जन्मदिवस है। तो दिए गए चित्र में क्या दिख रहा है, किसी बालिका का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। तो हमने मंजूषा में दिए गए शब्दों में से ये लेके बना दिया कि अस्मिन् चित्रे एकस्याः बालिकायाः जन्मदिवसः अस्ति। दूसरा वाक्य हमने बनाया है, अत्र बालाः उपस्थिताः सन्ति। तो मंजूषा में बालाः शब्द आया है, चित्र में भी काफ़ी सारे बालक खड़े हैं। तो अत्र बालाः उपस्थिताः सन्ति, यानी यहाँ पर बहुत सारे बालक उपस्थित हैं। तीसरा वाक्य, ते कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति, यानी वे सभी कर्तल ध्वनि करते हैं, अर्थात ताली बजाते हैं। तो कर्तल ध्वनि शब्द भी कहाँ आया हुआ है, मंजूषा में दिया गया है। और जन्म दिवस में जब मोमबत्ती को बुझाया जाता है तो ताली बजाई जाती है। चौथा वाक्य है, अत्र विविध रंगाः वायुगोलकाः अपि सन्ति, यहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे भी हैं। तो वायुगोलका अर्थात गुब्बारे। तो ये शब्द भी मंजूषा में आया हुआ है जो हमने वाक्य प्रयोग किया है। और फिर जन्म दिवस से भी संबंधित है, क्योंकि जन्म दिवस के मौक़ों पर गुब्बारे भी लगाए जाते हैं। और अंतिम वाक्य हमने बनाया है, ते सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति, कि वे सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नाः शब्द भी कहाँ दिया गया है, मंजूषा में, उसमें से लेकर हमने यह वाक्य बनाया है। और जन्मदिवस के मौके पर सभी प्रसन्न नज़र आते हैं, रंगीनियत और केक खाने को मिलता है, मिठाई वगैरह, इसलिए। तो ये हमने 5 वाक्य बनाए मंजूषा में से कुछ शब्द लेते हुए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही 5 बनाएं, ये जैसे मैंने बनाए, इसके अलावा और भी बन सकते हैं। आप भी खुद अपने अभ्यास से इनके अतिरिक्त अन्य 5 वाक्य बना सकते हैं। तो परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो हमें कम से कम 5 वाक्य तो चित्र वर्णन में बनाने ही है, चित्र देखकर और मंजूषा के शब्दों की सहायता से। अब अभ्यास के लिए हमने इसके साथ एक और चित्र वर्णन लिया है। अब यह दृश्य, पहले दृश्य देखते हैं। इसमें प्रश्न वही होगा कि अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात उचित पदानि चित्वा वर्णनम कुरुत, या पंचवाक्यानि पूरे कुरुत, इस तरह से। अब यहाँ जो दृश्य हमें दिख रहा है कि एक लाइब्रेरी का दृश्य है।
लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, जहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ या बालक या लोग कह दो, तो जो टेबल कुर्सी पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। साइड में उनके पीछे किताबों की रैक्स पड़ी है, जिन्हें दराजे कहते हैं, और उन दराजों में तरह तरह की किताबें, अलग अलग विषयों से संबंधित किताबें पड़ी है, जिन पर लेबल लगे हुए हैं कि किस रैक में कौन सी किताब मिलेगी। तो इनसे संबंधित शब्द जो मंजूषा में दिए हुए हैं, जैसे पुस्तकालयः यानी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, जनाः यानी लोग, जनता, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, करपाटिके यानी कपट, जो वो बने हुए होते हैं कपाट, दराज जिन्हें कहते हैं सेल्फ्स, और विविध विषयाः यानी अलग अलग विषयों से संबंधित, मंचका यानी मंच पर, यानी जहाँ थोड़ा स्टेज टाइप बना हुआ है अलग साइड में लाइब्रेरी में, आसंदिका यानी कुर्सी, उपविशन्ति यानी बैठे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी जो लाइब्रेरियन होता है उसके लिए आया है पुस्तकालय अध्यक्ष, सन्मित्राणि यानी मित्रों के साथ, संग्रहणीयानि यानी संग्रहित करने योग्य, एकत्रित करने योग्य, कलेक्टेबल जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये इतने सारे शब्द हमें मिले हैं, और अब इन शब्दों की सहायता से और चित्र को देखकर हमें 5 वाक्य बनाने हैं जो सरल होने चाहिए। जैसे पहला वाक्य हमने बनाया है, अस्मिन् चित्रे एकः पुस्तकालयः अस्ति, इस चित्र में एक पुस्तकालय है। दूसरा, जनाः अत्र अध्ययनार्थम आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग अध्ययन के लिए आते हैं। तो जना मतलब लोग या जनता, अत्र यानी यहाँ पर, अध्ययनार्थम यानी अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। तीसरा हमने शब्द लिया है, इस वाक्य में हमने जना शब्द लिया मंजूषा से। तीसरे वाक्य में अत्र विविध विषयानाम पुस्तकानि सन्ति, यहाँ पर विविध विषयों की पुस्तकें हैं। तो विविध मतलब तरह तरह की, अलग अलग विषयों से संबंधित। तो यहाँ विविध विषयानाम शब्द हमने कहाँ से लिया? मंजूषा में से। चौथा वाक्य है, जनाः आसंदिकाशु उपविशन्ति, यानी लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो आसंदिकाशु मतलब कुर्सियों पर। अब मंजूषा में शब्द है आसंदिका एक वचन में, लेकिन हमने यहाँ पर बहुवचन में कर दिया है वाक्य बनाने के लिए, आसंदिकाशु, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो ज़्यादा कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। पांचवा वाक्य है, एकः पुस्तकालय अध्यक्षः अस्य प्रबंधनम संचालति, एक पुस्तकालय अध्यक्ष है जो इसका प्रबंधन संचालित करते हैं या इसको चलाते हैं या इसका प्रबंधन कार्य देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट संभालते हैं। तो इस तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष ये शब्द भी मंजूषा में से हमने लिया है और इस वाक्य का निर्माण किया है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने 5 सरल से सरल वाक्य बनाए जो पुस्तकालय के दृश्य को देखते हुए और मंजूषा के शब्दों की सहायता से। तो इसमें भी ये अंतिम 5 वाक्य नहीं हैं, आप चाहें तो इन्हीं शब्दों की सहायता से इस चित्र को देखकर अपने अभ्यास से भी स्वयं 5 वाक्य निर्माण कर सकते हैं। फिर आपको इसका आगे अभ्यास और करना है, और इसके साथ यह प्रकरण छोटा होने के कारण हम एक और प्रकरण लेते हैं व्याकरण में, जिसका नाम है अव्ययाः। अव्यय शब्द, अब इससे आप पहले परिचित हैं या मैं एक बार बता देता हूँ। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, विभक्ति या वचन अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन अव्यय पदों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे जब हम वह लिखते हैं तो वह के लिए हमें पहले सोचना पड़ता है वह पुल्लिंग का वह है, स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का। पुल्लिंग का वह है तो सह लिखिए, स्त्रीलिंग का वह है तो सा लिखिए, और नपुंसकलिंग के लिए वह है तो तत् लिखना पड़ता है। लेकिन अव्यय पद में लिंग अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदा, यदा का अर्थ होता है जब, तो यदा पुल्लिंग में भी यदा ही लिखेंगे, स्त्रीलिंग में भी यदा एवं नपुंसकलिंग में भी यदा ही लिखा जाएगा। इसी तरह संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है, उसके अनुसार हमें अलग अलग पद निर्माण करना पड़ता है। जैसे बालक शब्द प्रथमा में है तो बालकः, द्वितीय में है तो बालकम, तृतीय में है तो बालकेन। इस तरह से हमें 7 विभक्तियाँ हैं तो सातों अनुसार उसका परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन अव्यय पदों में विभक्ति भी काम नहीं करती है, वे अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यदा तो प्रथमा के साथ भी यदा ही रहेगा, द्वितीय के साथ भी यदा ही रहेगा, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सभी विभक्तियों में यदा यदा ही रहेगा।
मैं यदा का उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें अन्य और बहुत सारे शब्द आएंगे अभी। इसी तरह फिर एक होता है वचन। वचन का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है हर शब्द पर। जैसे वही बालक शब्द लेते हैं, एक वचन में है तो बालकः, द्विवचन में है तो बालकौ, और बहुवचन में है तो बालकाः। लेकिन अव्यय पद, इस पर वचन का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपरिवर्तित रहता है। एक वचन में भी यदा, द्विवचन में भी यदा एवं बहुवचन में भी यदा ही लिखा जाएगा। तो इसलिए अव्यय वे पद हैं जो कभी भी लिंग, विभक्ति और वचन अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है। अब जैसे यहाँ कुछ प्रमुख अव्यय शब्द और उनके हिंदी अर्थ दिए हुए हैं, तो हमें इनके हिंदी अर्थों को याद रखना है कि कहाँ किस अव्यय का प्रयोग किया जा सकता है वाक्य में। जैसे अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, कदा मीन्स कब। तो ये 7 है, हम अभी आगे और पढ़ते हैं। अब इस अर्थ को आपको दोनों तरफ से याद करना है। अव्यय पद का हिंदी अर्थ भी याद रखना है, और हिंदी अर्थ दिए हुए हैं तो इनके वापस संस्कृत अव्यय पद भी हमें याद रखने हैं कि यहाँ को संस्कृत में क्या कहेंगे, अत्र, वहाँ को तत्र, जहाँ को यत्र और कहाँ को कुत्र। इस तरह से ये पूरे हमें दोनों तरफ से याद रखने हैं, संस्कृत से हिंदी और हिंदी में संस्कृत। फिर 8 से 15 तक और दिए हुए हैं। यदा, जो मैंने उदाहरण में समझाया था आपको, यदा का अर्थ होता है जब, कदा माने होता है कब, और यदा कदा यानी जब कभी। इतः का अर्थ है यहाँ से, ततः का अर्थ है वहाँ से, यतः का अर्थ है क्योंकि या जहाँ से, कथम का अर्थ कैसे, इदानीम का अर्थ इस समय, और अतः का अर्थ इसलिए। तो ये इनके हिंदी अर्थ। अब हिंदी से संस्कृत भी हम कर सकते हैं, जैसे जब का अर्थ है यथा, यहाँ से का अर्थ है इतः, कैसे का संस्कृत में होगा कथम। फिर 16 से 23 तक देखते हैं। अद्य का अर्थ है आज, अन्यद्युः यानी दूसरा दिन, यानी परसों जिसको हम कह सकते हैं, श्वः यानी आने वाला कल, और परश्वः यानी आने वाला परसों, यानी कल के बाद वाला दिन। फिर यह यानी बीता हुआ कल, और पर यह यानी बीता हुआ परसों, यानी कल का भी बीता हुआ दिन। अपि का अर्थ है भी, और पुनः का अर्थ है फिर। तो इस तरह से कुछ प्रमुख शब्द है, उन्हें याद रखना। जैसे एक तो अद्य, श्वः, यह, ये जरूर याद रखना है। अद्य मने आज, श्वः मीन्स आने वाला कल, और यह मीन्स बीता हुआ कल। फिर अपि यानी भी, ये भी बार बार प्रयोग आएगा, अपि यानी भी। तो इनको भी हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में याद रखना है। और फिर इसके अलावा आगे हैं 24 से 30 तक। यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, अधुना का अर्थ है अब, अति का अर्थ अधिक, इत्यम यानी इस प्रकार, और सह, साकम, सार्धम इसका अर्थ है साथ, अपितु यानी बल्कि। तो ये भी हमें संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में अव्यय पदों का याद रखना है। और ये जो 28 नंबर पर दिया हुआ है इत्यम, यह इत्थम है, इसको हमें करेक्शन करना है। ये जो यह है इसको थ लिखना है, तो क्या हो जाएगा इत्थम। इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। तो ये सही अव्यय पद है। तो हमारे पुस्तक में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन हमें अभी अपने सिलेबस के हिसाब से 30 तक ही याद करने हैं। तो आप इस अव्यय दिए गए अव्यय कार्य को अच्छी तरह से पढ़िए, अभ्यास कीजिए और याद करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।